जब हम रात में आसमान को देखते हैं, इतने बड़े आसमान में ढेरों तारों को देखकर यह मन में आता ही है कि यह सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे इन तारों का हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ होगा। खगोल वैज्ञानिक यानी एस्ट्रोफिजिसिस्ट इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। साइंटिस्ट की इतने सालों की इकट्ठा की गई रिसर्च से क्या नई बातें सामने आई और किन सवालों के जवाब मिले, यही सब जानने के लिए यह वीडियो खर्च करते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में एक अमेरिकी साइंटिस्ट एडविन हबल ने दूसरी गैलेक्सी से आ रही लाइट को एनालाइज किया। इन सभी गैलेक्सी से आ रही लाइट में उन्हें एक कॉमन फिनोमिना देखने को मिला। वह यह है कि हर गैलेक्सी से आने वाली लाइट रेड शिफ्टेड थी। अब आगे की कहानी समझने से पहले रेड शिफ्ट का होना किस बात की ओर इशारा करता है और खुद यह क्या होता है, इसे समझते हैं। अगर हम बहुत देर तक एक सोर्स से आ रही लाइट को ऑब्जर्व करें और यह पाए कि समय के बढ़ने के साथ लाइट की वेवलेंथ बढ़ रही है, यानी उसकी लंबाई बढ़ रही है, इसी को लाइट का रेड शिफ्ट होना बोलते हैं। ऐसा सिर्फ लाइट के साथ ही नहीं, सभी टाइप की वेव्स के साथ ऐसा ही होता है। अगर वह सोर्स जिससे लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वह ऑब्जर्वर से दूर होता जाए, यानी उनके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती रहे, तब हमें यह फिनोमिना देखने को मिलता है। ऐसा लगता है मानो वेव्स खिंच गई हो। साउंड वेव्स में हम इसे खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब कोई ट्रेन हमारे पास आती है तब उसकी आवाज़ अलग सुनाई देती है, और जब वह दूर जाती है तब उसकी आवाज़ अलग सुनाई देती है। साउंड वेव्स के केस में वेव्स की आवाज़ अलग हो जाती है और लाइट के केस में उसका रंग बदल जाता है। साल 1929 में एडविन हबल ने यह नोटिस किया कि सिर्फ एक ही नहीं, हर दूसरी गैलेक्सी से आ रही लाइट रेड शिफ्टेड थी, यानी हर गैलेक्सी हमसे समय के साथ दूर होती जा रही है। इसको अच्छे से एक गुब्बारे के उदाहरण से समझते हैं। हम एक गुब्बारे पर पेन से बहुत सारे डॉट्स बनाकर अगर उसको फुलाएं तो नोटिस करेंगे कि यह सभी डॉट्स एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, क्योंकि सभी डॉट्स के बीच का स्पेस स्ट्रेच हो रहा है। सेम ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड के साथ है। हर गैलेक्सी के बीच का स्पेस स्ट्रेच कर रहा है, बढ़ रहा है। कई बार पढ़ते समय हम इस बात को कंफ्यूज कर लेते हैं कि स्पेस की कहीं तो कोई बाउंड्री होगी और सिर्फ वही एक्सपेंड हो रही है। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है। सूरज और धरती के बीच, धरती और चांद के बीच का स्पेस भी स्ट्रेच कर रहा है, लेकिन यह दूरी इतनी छोटी है कि हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन दूर गैलेक्सी से आ रही लाइट इस बात को एकदम सही प्रूफ करती है। पहली बार सुनने में हमें यह बातें चौंकाने वाली लगती हैं और ढंग से समझ भी नहीं आती, लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट करके इस बात को पक्का कर लिया है कि हाँ, हम जिस स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं यह फैल रहा है। लाइट में कितना रेड शिफ्ट है यह कैलकुलेट करके हम यह हिसाब लगा सकते हैं कि वह गैलेक्सी हमसे कितनी दूर है और किस रेट से दूर होती जा रही है। जब हमने यह हिसाब भी लगाया तब पता लगा कि गैलेक्सी सिर्फ हमसे दूर नहीं हो रही, बल्कि एक्सीलरेटिंग स्पीड से दूर हो रही है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, यह जानने के लिए ये एक बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है। अगर हम समय में पीछे जाएं तो पाएंगे कि उस समय का अंतरिक्ष आज के अंतरिक्ष से साइज में छोटा रहा होगा, और उससे भी पहले की बात करें तो पाएंगे कि यह पूरा ब्रह्मांड एक छोटी सी जगह में सिमटा हुआ होगा। यही बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले यह पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में सीमित था, और फिर एक बहुत विशाल एक्सप्लोजन से स्पेस ने, एनर्जी ने फैलना शुरू किया और यह सभी तारामंडल अस्तित्व में आए। बिग बैंग थ्योरी अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। उस बहुत बड़े विस्फोट के बाद एनर्जी और मैटर का क्या हुआ होगा, यह बातें बिग बैंग थ्योरी बहुत सही और संतुष्ट करने वाली रीजनिंग के साथ हमको समझाती है। लेकिन खुद वह एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी कोई अंदाज़ा नहीं है। बिग बैंग थ्योरी की सबसे ज़्यादा मान्यता इसलिए भी है क्योंकि इसके द्वारा समझाई गई बहुत सी बातों के हमें प्रूफ भी मिले हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद सब कुछ इतना गर्म और डेंस था कि किसी भी चीज़ का बनना पॉसिबल नहीं था। इस समय का यूनिवर्स प्लाज्मा स्टेट में था। आखिरकार 3,80,000 साल बाद चीज़ें कुछ हद तक ठंडी हुई और सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम एटम अस्तित्व में आए। इसी समय यूनिवर्स की डेंसिटी इस हद तक कम हो गई थी कि लाइट फ्रीली स्पेस में ट्रेवल करने के काबिल हो गई। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन वर्ड इलेक्ट्रॉन और एक एटम के न्यूक्लियस के कंबाइन होने की ओर इशारा करता है। अंतरिक्ष में कुछ जगह ऐसी भी रही जहाँ पर हाइड्रोजन के बहुत बड़े बादल बन गए। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक था कि ये खुद में ही सिमट गए, और इस तरह हमारे ब्रह्मांड के सबसे पहले तारों का जन्म हुआ। स्टार्स के कोर में, जो उनके सेंटर का हिस्सा है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत ज़्यादा हेवियर एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम, गोल्ड, आयरन जैसे बाकी एलिमेंट्स का जन्म हुआ। जब वह तारा फ्यूल खत्म होने की वजह से फट जाता है तब एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से इन सभी एलिमेंट्स को ब्रह्मांड में छोड़ देता है। तारे की इस डेथ को हम सुपरनोवा भी कहते हैं। यानी हम जो भी सोने की अंगूठी और चैन पहनते हैं, यह कभी किसी तारे के अंदर फॉर्म हो रही थी। हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम है वो भी किसी समय एक स्टार के कोर के अंदर फॉर्म हो रहा था। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तारे हमारे ब्रह्मांड में फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। बिग बैंग के बाद एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गई थी।
लेकिन कुछ रेजिडुअल एनर्जी हमें आज भी अंतरिक्ष में मिलनी चाहिए। इसी एनर्जी का हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने का प्रूफ हमें साल 1964 में मिला। यही प्रूफ बिग बैंग थ्योरी को उसकी मान्यता देता है। साल 1964 में दो अमेरिकी साइंटिस्ट आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में एक रिसर्च पर काम कर रहे थे। इस समय उन्होंने नोटिस किया कि उनका रेडियो एंटीना एक बहुत हल्के माइक्रोवेव सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा है। यह सिग्नल उन्हें दिन रात हर समय मिल रहा था। शुरुआत में उन्हें लगा कि इस सिग्नल का सोर्स आसपास ह्यूमन और एनिमल प्रेजेंस या किसी दूसरे रेडियो के होने की वजह से है। एक्सपेरिमेंट को सही करने के लिए जितने सुधार कर सकते थे किए गए, एंटीना की डायरेक्शन चेंज करके देखी गई, लेकिन तब भी यह सिग्नल हर डायरेक्शन से लगातार आता हुआ डिटेक्ट हो रहा था। सभी कैलकुलेशन करके यह अनुमान लगाया गया कि इस सिग्नल का सोर्स हमारी गैलेक्सी से नहीं, हमारी गैलेक्सी के भी बाहर से आ रहा है। बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद लाइट को हमारे पास तक आने में 13.8 अरब साल तक का समय लगता है। इतने बड़े समय के अंतराल में स्पेस इतना स्ट्रेच हो गया था कि लाइट रेड शिफ्ट होकर के माइक्रोवेव बन गई थी। यही माइक्रोवेव आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन अपने एंटीना से डिटेक्ट कर रहे थे। यही माइक्रोवेव कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग थ्योरी को प्रूव करता है। अपनी रिसर्च के लिए साल 1978 में दोनों साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है। इस सभी में इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों साइंटिस्ट ऐसी रेडिएशन को डिटेक्ट करना चाहते थे जो कि हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन्हें बिना डिस्टर्बेंस वाला ऐसा डेटा चाहिए जिसमें सिर्फ वही वेव्स हों जो ये डिटेक्ट और ऑब्जर्व करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन की खोज हुई और बिग बैंग थ्योरी को प्रूव किया गया। आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों साइंटिस्ट से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे काम में दिक्कतें तो आती ही रहेंगी, पर हमें उन्हें समझना है और उनसे निपट कर आगे बढ़ते रहना है। तभी हमें आखिर में जाकर एक अच्छा सा प्राइज़ मिलेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।